उन सबको जो है ध्यान है। एक और चीज मैं चाहता हूँ कि अगर जो जो वीडियो ऑन रख सकते हैं वो रखिए, क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन सीखने का बिजनेस है, और एक तरह से दुकान है ये हमारी। और जब तक हम दुकान का शटर नहीं खोलेंगे तब तक धंधा कैसे चलेगा, राइट। और दूसरा, पढ़ने के लिए किताबें नहीं खुलेंगी तो धंधा कैसे चलेगा। चलिए, ज्यादा इधर उधर ना जाते हुए, तो आज जो अगर मैं बात करूं, अगर ट्रेनिंग की मैं या टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अपने टॉपिक्स में चेंज किया है, और जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। अब बेसिक चेंजेस आप लोगों को पता है, माइक्रोबायोटा के बारे में बात होती रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात होती रही है, ठीक है। हमारी बॉडी में, मैं आपको पहले फटाफट एक हल्का सा 5 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सब बातें। जो वीटा साइंटिका परिवार है, ये आप लोगों के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आया है जिसका नाम है की यंग। अब की यंग क्या करता है, की यंग आपके बॉडी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके गट में, आपके गट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्दी करता है। जो वहां पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ होता है ड्यू टू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कारण जो वो एक बैलेंस बिगड़ा है हमारे गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उस बैलेंस को वापस बनाता है। वो बैलेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट, हमारा शरीर की ग्रोथ, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस और बेहतरीन हमारी लाइफस्टाइल के लिए वो जो बैलेंस है हमारे बैक्टीरिया का, वो होना बहुत जरूरी है। और अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो हम बहुत सी जो बीमारियां हैं हमारी, जो फंक्शनल बीमारियां हैं, जो मेटाबॉलिक बीमारियां और जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जिनको क्रॉनिक डिजीजेस भी कहा जाता है, हम लोग उन क्रॉनिक डिजीजेस के चपेट में आ जाते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। और क्योंकि ये जो डिसबैलेंस है, ये डिसबैलेंस होने का कारण हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, हमारा खान पान में हुआ चेंज है, हम जो ले रहे हैं उसमें चेंज है। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो हमारे पॉलीफिनोल्स को ठीक करेगा। और वो पॉलीफिनोल्स को ठीक करने के लिए जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट वीटा साइंटिका परिवार आपके लिए लेके आया है, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी है और आप अपने लोगों को आगे रेकमेंड भी कर रहे हैं, एक वीटासेंट, एक की यंग कैप्सूल में आपको वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉलीफिनोल्स मिलते हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दैट सुपर फूड मिलता है जो आपके गट के बैक्टीरिया को हेल्दी करने में मदद करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आज दूसरी तरह से बात करूंगा, अलग चीज पे बात करूंगा, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पूरे शरीर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, पूरे शरीर में। लेकिन 90% जो इसकी कॉलोनीज है, जो 90% क्वांटिटी है, वो आपके गट में पाई जाती है, आपके स्टमक में पाई जाती है। और बाकी के 10% बैक्टीरिया आपकी स्किन में, नाक में, कान में, मुंह में और जेनिटल्स में पाई जाती है। ये बैक्टीरिया हम अपने आसपास के माहौल से, जहां हम रहते हैं वहां से इनको रिसीव करते हैं। सो उन सबको जानने से पहले पहले ये समझते हैं कि, क्योंकि देखिए मुझे ये इस चीज का, क्योंकि जितने भाई लोग मेरे साथ यहाँ पे आज जुड़े हैं, भाई और बहन जो मेरे साथ आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और अगर वो किसी को भी बिजनेस रिप्रेजेंट करने जाते हैं और नॉलेज की बात हम अगर करते हैं, तो थोड़ा सा मेडिकल के बारे में हमें जानना जरूरी है कि हम क्या, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर से अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर के बारे में जानना जरूरी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे पहले ब्रीफ में बात कर लेता हूं। अगर हम अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो हमें एक बहुत बेसिक यूनिट मिलता है जिसको हम कहते हैं सेल। जिस तरह से घरों की दीवारों को ईंटों से जोड़ा जाता है, ईंटे ईंटे रख रख के मकान बनती है, दीवार बनती है, वैसे ही हमारे बॉडी की जो ईंट है उसको सेल कहा जाता है। एक एवरेज पर्सन के अंदर 30 से 40 ट्रिलियन सेल जो पाए जाते हैं, और एस्टिमेटेड है कि 242 बिलियन सेल्स हर साल बनते हैं, हर
दिन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसका काम क्या है सेल्स का? सेल्स का काम है बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, जो आप मतलब जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल प्रोवाइड करवाता है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वही ट्रांसपोर्ट है जिसके कारण कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड में जाती है और फिर पूरी बॉडी में जाती है। एनर्जी बनाना, एटीपी प्रोड्यूस करना, वो एनर्जी जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को मेंटेन करने के लिए हमारा बैक्टीरिया यूरोथ्लिन ए नाम का सब्सटेंस बनाता है, जो कि हमें एनर्जेटिक और हेल्दी रहने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये सब चीजें बेसिकली हमारी बॉडी का फंक्शंस है। अगर हम बात करते हैं हमारा शरीर बना किस तरह से, अगर आप देखें तो सेल से बनता है टिश्यू। एक तरह के सेल मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बाजू है या हमारा पेट है, तो पेट के सारे सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। अलग अलग तरह के टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनता है, और अलग अलग ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान जो है वो इस तरह से बनता है। अब देखिए, जो भी चीज, कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में होती है, हम ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे उसको कंज्यूम करते हैं। हमने खाना खाया, हमारे गैस्ट्रो में बेसिकली वो गया, हमने माउथ से लिया, हमारे पेट में पहुंचा, आंतों से पहुंचा, आंतों से वो टूट के एक सेल के पास जाता है, एक एक सेल के पास, जहां पे एटीपी बनती है, और वो एनर्जी हमें रोजमर्रा के कामों को करने में मदद करती है। तो अगर मैं बात करता हूं बेसिक स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है बॉडी का स्केलेटल दो तीन चीजों में बंटा हुआ है। एक तो हड्डियां, जिसको स्केलेटन कहते हैं। हमारी बॉडी में जब हमारा जन्म होता है तो 300 हड्डियां पाई जाती है एक बच्चे के अंदर, जो कि कुछ टाइम बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो 206 हड्डियां एज ए अडल्ट पर्सन जो है पर्सन के शरीर में पाई जाती है। दूसरा मसल्स, मांसपेशियां, तो दो तीन तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं। स्केलेटल मांसपेशियां जो आपकी हड्डियों पे रहती हैं, स्मूथ मांसपेशियां, राइट, नाजुक, जिनको कोमल मांसपेशियां भी आप कहते हो, जो कि आपके जैसे गाल है, अंदरूनी गाल है, हमारा गला है, हमारा पेट है। और कार्डियक मीन्स आपकी दिल की जो मांसपेशियां हैं वो अलग होती। कैविटीज मीन्स खाली जगहें, आपकी बॉडी में 3 खाली जगहें पाई जाती हैं। क्रेनियल मीन्स आपके सिर में देयर इज अ स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जिसको कैविटी कहा जाता है। प्लूरल मीन्स आपकी छाती में, और एब्डोमिनल मीन्स आपके पेट में। तो 3 जगह अलग अलग कैविटीज भी पाई जाती है, खाली जगह, जहां पे हमारे ऑर्गन्स फिर भरे रहते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स भरे रहते हैं, ठीक है। और उसी तरह आज की डेट तक 79 ऑर्गन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारी बॉडी में। 79 अलग अलग अंग हमारे शरीर में पाए गए हैं, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, और जिनमें से 5 अंगों को सर्वाइवल के लिए क्रूशियल माना गया है, मतलब जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। और वो 5 अंग हैं हमारा ब्रेन, हमारा दिल, हमारा लिवर, हमारी किडनीज और हमारे लंग्स। इनको हमें क्रूशियल माना गया है जीवित रहने के लिए, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग हमेशा क्रूशियल, अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं तो बंदा जीवित रहता है, मतलब ये काम करते रहने चाहिए अगर बंदा जीवित रहना चाहे। और अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटी हम 11 ऑर्गन सिस्टम्स से बने हुए हैं। 11 अलग अलग सिस्टम्स एक टाइम पे काम करते हैं। अगर मैं अभी बात कर रहा हूं ना, तो मेरे बात करने में 11 अलग अलग तरह के बॉडी में अलग अलग, इस तरह समझे कि 11 अलग अलग डिपार्टमेंट है मेरे शरीर में। 11 डिपार्टमेंट एक साथ मिल के मेरा शरीर चला रहे हैं, ठीक है। वो 11 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जिसको आप स्किन, हेयर और नाखून, ये एक है। दूसरा स्केलेटल, हड्डियों वाला ढांचा। तीसरा है आपका लिम्फेटिक, या तीसरा है आपका मस्कुलर सिस्टम।
मांसपेशियां। उसके बाद हमारा आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स, छाती आती है, नाक आते हैं जहां से हम हवा लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से हम खाना खाते हैं और एनर्जी लेते हैं। नर्वस सिस्टम, जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जिससे हमें किसी भी चीज को देखने, समझने और परखने की शक्ति मिलती है। यूरिनरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हमारी नसें, दिल और नसों का जो सिस्टम है वो कार्डियोवेस्कुलर है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह मिलके हमारे जो है ये 11 सिस्टम्स हमारे होते हैं। अब पहले देखिए, मैं आज सभी सिस्टम्स के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं 2 से 3 सिस्टम्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा। बाकी सिस्टम्स के बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे, या जब हम अपनी ट्रेनिंग के नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे तब बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन जो है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। पूरे शरीर में स्किन पाई जाती है। और हमारा जो स्किन वाला सिस्टम है, इसमें हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बाल, नाखून और जो जहां से स्वेट ग्लैंड्स, जहां से हमारा पसीना बेसिकली स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो वाले ग्लैंड्स, और जहां से बॉडी पे ऑयल हमारे निकलता है, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो माइक्रोबायोम से रिलेटेड है, राइट, तो मैं इनके साथ रिलेटेड जो माइक्रोबायोम है और क्या क्या चीजें हैं जो कि स्किन की ऐसी कौन कौन सी कुछ कॉमन हमारी बीमारियां बोल सकते हैं, या ऐसे चीज जो हमें तंग करती है, जिसको हमारी गट के माइक्रोबायोम ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला है एक्ने। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी चीज जिससे हमारी यूथ सबसे ज्यादा परेशान रहती है, एक्ने। जैसे ही कोई बच्चा अपनी टीन एज क्रॉस करता है, और जैसे ही इसको हम कहते हैं कि अपनी नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में एंटर करता है, वो फेस करता है सबसे बड़ी एक सबसे कॉमन चीज जो है एक्ने, जिसको हम कहते हैं कील मुहासे। और कील मुहासे क्यों होते हैं? ये जनरली होते हैं जब आपके स्किन का जो जहां पे बाल, जहां से बाल उगता है, बाल उगने वाला जो प्लेस है, जो हेयर फॉलिकल है, वो बेसिकली डेड स्किन सेल के कारण वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। 85% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी दुनिया में एक्ने से परेशान है, कील मुहासों से। ज्यादातर 99% ये आपके चेहरे पे होते हैं, और बाकी चांसेस हैं कि 15% आपकी छाती पे रहेंगे, या 60% चांसेस होते हैं कि पीठ पे भी एक्ने होते हैं। अब एक्ने स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज ये कहती है कि जिन जिन को एक्ने होता है वो बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। मतलब उनका जो डाइजेशन है ना, वो डिस्टर्ब रहता है, जो एक्ने सफर करते हैं। और दूसरा, एक्ने सफर वो करते हैं जिनका जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें डिसबायोसिस। 54% एक्ने के जो पर्सन्स देखे गए हैं, पीपल देखे गए हैं, उनके इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा में डिस्टर्बेंस देखी गई है। क्यों होता है? एक डायग्राम बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखाना मैं चाह रहा हूँ। एक समझते हैं यहाँ पे किस तरह से चीजें सारी कंट्रोल हो रही हैं, क्या हो रहा है। अनारुल हक सर हमेशा इस बारे में बात करते हैं, जो आपके गट माइक्रोबायोटा में हमारा विलाइज रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर गट माइक्रोबायोटा कोई ऐसी चीज, अगर हम कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसका जो कि प्रोसेस्ड फूड है, या हमें स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस हमारी बॉडी में बेसिकली गट बैरियर को डिस्टर्ब करता है। और जब वो गट बैरियर डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी जो है अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स और टॉक्सिन्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, और वो टॉक्सिन्स हमारी स्किन में जाके बेसिकली स्किन की माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब करती है और इन्फ्लामेशन कॉज करती है। वो इन्फ्लामेशन एक्ने का रूप लेती है।
ठीक है, इस तरह से आप देख पाएंगे। ठीक है, हमने स्ट्रेस लिया या हमने कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड खाया जिसने हमारे गट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब किया, वो जब वहां पे जब लीकी गट हो गया तो लीकी गट ने चीजों को एब्जॉर्ब किया, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब किया, जो कि आपको एक्ने कॉज करता है। और यही चीज आपके ब्रेन को वो करके बेसिकली जो बेसिक प्रॉब्लम स्किन की है वो कॉज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड सर, अपने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट बेसिक ट्रेनिंग ही दिख रहा है। बेसिक ट्रेनिंग दिख रहा है? हाँ, आपका ये स्लाइड नहीं चल रहा है। तो नहीं होना चाहिए था, एक सेकंड रुको। अभी क्या दिख रहा है सर? हाँ, वो बेसिक ट्रेनिंग का स्लाइड, इसको फुल स्क्रीन कीजिए। तब से ये बेसिक ट्रेनिंग पे ही था? जी जी जी। अरे यार, अभी दिख रहा है? नहीं, फुल स्लाइड नहीं दिख रही। अभी क्या दिख रहा है सर? वही जो साइड में जो ये है वो सारे देख रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग का ही स्लाइड स्क्रीन पे शो हो रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, अब शुरू से थोड़ा रिपीट करेंगे तो वो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ बात से आप मेरे को पहले बोलते, मेरे को लगा कि नहीं, हमको लगा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। लगी वो स्लाइड्स दिखती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। जो जो मैंने आपको बताया कि हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से ये हम बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से चीजें आगे से आगे हो रही हैं हमारी बॉडी में। अगर हम बात करते हैं तो 300 हड्डियां, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि स्केलेटल में 300 हड्डियां बर्थ के टाइम रहती हैं और 206 जो है हम बाद में एडल्ट हो जाते हैं तब हो जाता है। 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। 3 तरह की कैविटीज पाई जाती हैं, क्रेनियल, प्लूरल एंड एब्डोमिनल। 79 ऑर्गन्स अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनमें से 5 ऑर्गन्स को क्रूशियल माना गया है जीवित रहने के लिए, और 11 ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे हैं। 11 ऑर्गन सिस्टम्स में स्किन, स्केलेटल, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, कार्डियोवेस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्किन के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है हमारी बॉडी का, और स्किन में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है एक्ने, राइट। और एक्ने वल्गैरिस अगर हम बात करते हैं तो एक्ने वल्गैरिस बेसिकली कुछ नहीं है कि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो पोर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू एनी डेड सेल और एनी ऑयल और एनीथिंग, राइट, वो दैट लीड्स टू द एक्ने। और ये माना गया है कि 54% टू 60% पर्सन में ये माना गया है कि जब भी किसी पर्सन को एक्ने हो रहा है तो वो पर्सन कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहती हैं और उसका माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब रहता है। मतलब वो पर्सन एक डिसबायोसिस का पेशेंट या लीकी गट का पेशेंट जो है वो माना गया है, वो पाया गया है स्टडीज में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा था कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेते हैं या स्ट्रेस हम ज्यादा लेते हैं या हार्मोनल चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं वो एक्ने को कैसे सपोर्ट करते हैं, बेसिकली वो आपकी गट बैरियर को डिस्टर्ब करेंगे, गट माइक्रोबायोटा के बैरियर को डिस्टर्ब करेंगे, जो कि टॉक्सिन्स को बॉडी में एंटर करवा देता है और वो टॉक्सिन जो है इन्फ्लामेशन करके आपको एक्ने कॉज करता है। उसके बाद दूसरी चीज जो स्किन के साथ देखी गई है उसको कहते हैं एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है? बेसिकली आपके पूरी स्किन में ना इन्फ्लामेशन हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रैशेज हो जाते हैं, स्किन में रैशेज हो जाते हैं, हाथ फेस में लाल लाल पूरे से दाने आ जाएंगे, हाथ में दाने आ जाएंगे। वो सारे दानों का आने का जो रीजन है वो है बेसिकली लीकी गट। और लीकी गट के बारे में अक्सर आपको रोज अच्छे से बताते भी। ठीक है, लीकी गट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जंक्शंस जहां से नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स एंटर करने चाहिए वहां से नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ टॉक्सिन्स भी हमारे ब्लड में एंटर कर रहे हैं। और जब वो टॉक्सिन्स ब्लड में एंटर कर रहे हैं
तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, और वो इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली एलर्जीज और उसके रूप में हमें स्किन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि स्किन से रिलेटेड देखी गया है, जो डिसऑर्डर स्किन से रिलेटेड देखा गया है, वो है हेयर लॉस का। बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमने इस चीज को देखा गया है। बालों को झड़ने को एक बहुत बड़ा, आज की डेट में बहुत बड़ा एक इशू है, और बहुत बड़ी इस चीज पे स्टडीज भी चल रही हैं। लेकिन हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण जो है, अगर वो हम देखते हैं ना, तो दैट इज डिस्बायोसिस। अगर आपके बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है वो बढ़ा हुआ है ना, अगर वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, तो वो हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्योंकि जो आपके गट में बैक्टीरिया पाया जाता है ना, उसका काम है जो भी आप चीज खा रहे हो उसको ब्रेक करना, और ब्रेक करके उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को देना। स्पेसिफिकली बायोटिन, विटामिन के, B12, नियासिन एंड फॉलिक एसिड, इस तरह के जो ये स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी को देना। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी के स्पेसिफिकली हेयर की ग्रोथ में ना अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये अगर डिसबायोसिस हो जाएगी, आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो उस लेवल में मेंटेन नहीं रहेगा ना, तो ये हेयर लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। अब क्यों, देखिए, हेयर लॉस ग्रेजुअली होता है। एक उम्र के बाद बाल झड़ना शुरू होते हैं, राइट, या स्पेसिफिक आप किसी नए जगह जाते हो, नया एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हो, राइट, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हो, तो सबसे पहले आपका हेयर लॉस जो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप पॉल्यूशन वाली सिटीज में मूव करते हो गांव से, तो हेयर लॉस आपको देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी माइक्रोबायोटा जो है वो डिसबायोसिस हो जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी आप नए प्लेस में जा रहे हो, माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस हो रहा है, तो आपकी गट की परमेबिलिटी जो है ना वो बिगड़ रही है। तो परमेबिलिटी बिगड़ रही है मींस, गट परमेबिलिटी मींस आपके जो गट है, आपका जो पेट है, उसका जो किसी भी चीज को अपने से पास करवाना, मतलब अपने से क्रॉस करवाने का जो चीज, जो प्रोसेस है, उसको परमेबिलिटी कहते हैं। तो वो बिगड़ रही है। जब वो बिगड़ती है तो टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, तो इन्फ्लामेशन होती है, और जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो ऐसा काम नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात, अगर जब हम मतलब एक बड़ा सिंपल सा, जब हम बच्चों को मारते हैं तो बच्चे थोड़ी ना उस मतलब पढ़ाई के लिए बोलते हैं और डांटते हैं और मार लगाते हैं, तब बच्चा थोड़ी ना उस टाइम पे काम करता है, वो तो और जिद करता है। उसी तरह से अगर हमारे गट के सेल्स, अगर वो इन्फ्लामेशन है, उनको जलन हो रही है, वो लाल हो रखे हैं, राइट, वो गड़बड़ हो रखी है, तो बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती। और ये इन्फ्लामेटरी जो गट कॉज करती है, वही इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स आपकी स्किन में, हेयर फॉलिकल्स में जाते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। पुअर डाइट, एजिंग, एंटीबायोटिक्स एंड स्ट्रेस, ये इन तीनों चीजों को कॉज करते हैं, जो कि अलग अलग इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स और टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और वो जाके हमारी हेयर ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। चलिए, अगला मैं मूव करता हूं अगले सिस्टम पे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ना कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला माउथ, 1 नंबर मुंह, 2 नंबर दांत, टीथ, 3 नंबर सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, चौथा नंबर फेरिंग्स, 5वां नंबर ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, 6ठा नंबर इन्होंने लीवर लिया हुआ है, 7वां नंबर दिया हुआ है स्टमक को, 8वां नंबर पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का पार्ट है, हमारे डाइजेस्टिव का ये पार्ट है। और ये सब पार्ट्स जो हैं मिल के काम करते हैं हमारे फूड में से बेस्ट न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी को देने के लिए। अब इनमें से कहाँ कहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर मैं बात करूं, आपके माउथ में पाया जाएगा, आपके स्टमक में पाया जाएगा, और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन माउथ।
अगर हम बात करते हैं कि जब हमारी गट हेल्थ पुअर हो जाती है ना, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है ना, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको खुद फील करके आप बता सकते हो यार डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है और अगर वो आपको इनमें से कोई एक चीज कह रहा है कि मेरे को ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो आप उससे सिंपली अपने आप को उसको गेस दे सकते हो कि भाई आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। पहला, न्यूट्रिशनल माल एब्जॉर्प्शन, की खाना तो खाते हूं लेकिन शरीर नहीं बन रहा, खाना तो खाता हूं लेकिन जो है कमजोरी है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है। हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, डिसफंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स है, तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम्स है। अगर बॉडी में रैशेस दिखते हैं, राइट, रैशेस दिखते हैं पूरे हाथ पैरों में, तब भी डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। फटीक, थकान, अगर कोई कहता है यार मैं ना थका रहता हूं, राइट, जल्दी थकान हो जाती है, राइट, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर सांसों की बदबू है, बैड ब्रेथ है, तो वो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। एलर्जीज, जल्दी एलर्जीज निकल जाती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम। मानसिक तौर पे अगर पर्सन जो है शांत नहीं हो पा रहा है, अपने आप को परेशान रहता है, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, डाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लीवर और गॉल ब्लैडर्स की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गट गट के कारण। सेंसिटिविटी है, ये चीज नहीं खा सकते, वो चीज नहीं खा सकते, गट की प्रॉब्लम है। एनर्जेटिक पर्सन फील नहीं कर रहा है, गट की प्रॉब्लम है। खाना खाया, देखिए स्टमक एंड ड्यूडेनल अल्सर, ये मैं आपको समझाता हूं, दो तरह के अल्सर हैं। अगर खाना खाते ही पर्सन के पेट में दर्द होता है तो मतलब उसका जो अल्सर है वो पेट में है, गैस्ट्रिक अल्सर। खाना खाने के आधा घंटे के बाद दर्द होता है ना, तो मतलब उसकी आंतों में अल्सर। ठीक है, आधा घंटे के बाद दर्द शुरू होता है तो मतलब आंतों में दिक्कत है। ठीक है, फंगस है, बॉडी को फंगस, स्किन फंक्शन, फंगल इन्फेक्शन है तो गट की दिक्कत है। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज अगर हो रही हैं, एलर्जीज और डायबिटीज की तरह, तो भी गट की प्रॉब्लम है। पेट फूला फूला रहता है बिना मतलब का, गट की प्रॉब्लम। जॉइंट पेन, छोटी उम्र में अगर जॉइंट पेन शुरू हो गई है तो गट की प्रॉब्लम है। इरिटेशन में पर्सन रह रहा है तो गट की प्रॉब्लम है। हमेशा थका हुआ फील करता है, गट की प्रॉब्लम है। और अगर एसिड रिफ्लक्स, अगर गले में वो जिसको एसिडिटी फील होती है, तब भी आपकी गट, मतलब क्या है, अगर ये सारी चीजें अगर आपका पर्सन कहता है तो सिंपल सी चीज है कि उसका जो गट है ना वो स्ट्रांग नहीं है, उसकी गट के जो माइक्रोबायोटा है ना, दे आर नॉट एक्टिव, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ड्यू टू डिसबायोसिस। अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया में जो उनका बैलेंस होना चाहिए था, वो बैलेंस नहीं है, इसलिए वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, एक और चीज, एक बहुत बड़ा गट के साथ जो रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं, मतलब लेकिन एक फंक्शनल जो चैलेंज आज की डेट में लोग फेस करते हैं, वो है ओबेसिटी। दिख रहा है ना सर सबको? साइज अच्छे से दिख रही है? यस सर, यस। वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा क्यों होता है? राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं गट माइक्रोबायोम के थ्रू बात करूं तो बेसिकली दोनों तरफ देखो, हेल्दी और ओबीज दोनों के बारे में क्या किया है कि जो हेल्दी पर्सन है उसकी जो गट माइक्रोबायोटा है ना, वो गट टाइट जंक्शन में है, तो बॉडी में वही चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं बॉडी से जो कि सही है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। प्रॉपर रूप में जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है हेल्दी हेल्दी ब्लड लेवल मेंटेन कर रहे हैं और हेल्दी सीएनएस लेवल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और हेल्दी डाइट है। लेकिन जो पर्सन ओबीज है, वो क्यों ओबीज है? क्योंकि उसका जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो है वो हेल्दी नहीं है, जिसके कारण, हेल्दी ना होने के कारण
उसकी बॉडी जो है अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है। उसकी जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो एब्जॉर्ब हो रहे थे उसकी जगह पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में जाके स्टक कर रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं पेशेंट को, और आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट करवा रहे हैं अलग अलग जगह पे जहां पे वो होते हैं। और ये सारी चीजें एंजाइटी, डिप्रेशन, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, सब चीजें कॉज करती। तो ओबीस होने का सबसे बड़ा एक कारण जो है आपके गट माइक्रोबायोटा का हेल्दी ना होना भी है। अगर गट माइक्रोबायोटा आपकी हेल्दी है तो वो क्या करेगी, वो डिसबायोसिस को कम करेगी, यूबायोसिस को बढ़ाएगी। यूबायोसिस बढ़ेगा तो मतलब आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल हो जाएंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करवाएगा और बॉडी में हेल्दी फंक्शन आपकी बॉडी का हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के केस में अगर हम बात करते हैं ना, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बेसिकली जब हमने खाना खाया, कोई भी चीज हमने ली, हमने चाहे फाइबर ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, कुछ भी चीज ले रहे हैं, लेकिन वो फाइबर एब्जॉर्ब करने के लिए, उस फाइबर को तोड़ने के लिए आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होंगे, तो वो फाइबर्स किसी काम का नहीं है। वो फाइबर्स आपका बॉडी के या आपके गट में वाटर को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये फाइबर्स बेसिकली उनको एब्जॉर्ब करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि डाइटरी फाइबर्स एंड अदर पुअरली एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स आर मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स व्हिच प्रमोट नेट फ्लूइड एब्जॉर्प्शन एंड एनहांस मोटिलिटी। मतलब वो जो भी आप फाइबर्स कंज्यूम करते हैं, जो भी आप खाने में सैलेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सैलेड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, जिससे वो आपके गट में, जो पर्सन कॉन्स्टिपेटेड रहता है उस पर्सन के गट में वाटर को, पानी को मेंटेन करेगा, जिससे कि उसका जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट रहेगा। और जब वो सॉफ्ट रहेगा तो उसको आपके गट में मूव करने में आसानी रहेगी और कॉन्स्टिपेशन से आराम मिलेगा। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का एग्जैक्ट उल्टा जो भाई है वो है डायरिया, मतलब लूज स्टूल, हमारा पेट खराब हो जाता है जिसमें। अब इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ये है नॉर्मल, ये है डायरिया। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वापिस, हमारा शरीर उस पानी को बचाता है, एक्सेस वाटर को। तो जितना स्टूल को मेंटेन करने के लिए चाहिए, मूव करने के लिए, उतना रखता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है आपके आंतों से। लेकिन कई बार मान लीजिए आप बाहर गए, आपने पानी पूरी खाई, पानी पूरी में वो उतनी हाइजेनिक नहीं थी और उसमें गड़बड़ था। यहाँ पे काम आता है गट ब्रेन एक्सिस। तो जैसे ही आपकी गट को लगता है कि यार जो पानी पूरी खाई है ना, उस पानी पूरी का पानी ना, उसमें पैरासाइट्स और वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल वाले ज्यादा हैं, तो वो डायरेक्टली ब्रेन को मैसेज करेगा कि भाई मैंने कुछ गलत चीज खा ली है, आप पानी का एब्जॉर्प्शन जो है ना बॉडी में वापिस मत करो, जिससे स्टूल जो है वो लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा तो वो बॉडी से फ्लश हो जाएगा। डायरिया एक ऐसी चीज है जो कि आपका गट और ब्रेन मिलके कॉज करता है, ताकि आपकी बॉडी बीमार, आप सिवियरली डैमेज ना हो सको। ये दो धारी तलवार की तरह है डायरिया। ये बेसिकली आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, वायरसेस को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसको एक तरह से फ्लश कर देता है शरीर, लेकिन वो जो है सेम टाइम पे वाटर लॉस भी करता है। तो दो धारी तलवार। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने ऑलरेडी बात करी गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये गट ब्रेन एक्सिस जो है अलग तरह से वर्क करता है, अलग तरह से मेंटेन करता है अपने आप को। हमारी गट का हमारे ब्रेन के साथ एक डायरेक्ट एक्शन है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है
मोटिलिटी पे मींस आपके जो स्टूल है पर्सन का, स्टूल की मूवमेंट, सीक्रीशंस, न्यूट्रिशन की डिलीवरी और माइक्रोबियल बैलेंस। मतलब गट जो है, गट मैसेज करता है ब्रेन को, ठीक है, जो कि ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेन के स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, मूड को बनाता है या बिगाड़ता है, ठीक है। और बदले में ब्रेन क्या करता है, आपके गट की मूवमेंट को मेंटेन करता है। तो वेगस नर्व काम करती हैं, इम्यून सिस्टम काम करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स काम करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है वो ब्रेन का फूड है। अच्छा, हम रोज बात करते हैं ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आई है, हम रोज बात करते हैं ना कि गट और ब्रेन का डायरेक्ट एक्सेस है ना, मतलब गट की सीधी पहुंच है ब्रेन के साथ, ठीक है। अब ब्रेन तो यार, ब्रेन तो हमारी बॉडी को मतलब राजा है एक तरह से शरीर का। तो राजे को गट गट से क्या लेना देना, तो वो लेना देना ये है कि गट में जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपके फूड को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ब्रेन के लिए ब्रेन फूड होता है। ब्रेन जिस चीज पे कंज्यूम होता है, जिस पे ब्रेन की वर्किंग ज्यादा अच्छे से होती है, वो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और उनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए गट और ब्रेन का एक अलग से बॉन्ड है, क्योंकि वो मेरे को ये देगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, ठीक है। और एक और चीज, ट्रिप्टोफैन, एक हार्मोन, सेरोटोनिन बनाने का हार्मोन जो कि मूड को एनहांस करता है, वो भी हमारे गट से ही निकल के आता है। अब दो तरह की बातें हैं, डिसबायोसिस एंड यूबायोसिस। डिसबायोसिस आप सबको पता है, जब कि बुरा बैड बैक्टीरिया बढ़ गया, वो हेल्दी बैक्टीरिया कम हो गया। यूबायोसिस होता है जब हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो बढ़िया से है, एक हाई डाइवर्सिटी में है, और बैड बैक्टीरिया कम है, दैट इज यूबायोसिस, जो कि हमारे लिए एक सुटेबल कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग जो मैंने आपसे बात की। तो ये क्या क्या करते हैं, वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लेप्टिन और सेरोटोनिन को बेसिकली जो है माइक्रोबायोटा ब्रेन को देता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम की सिग्नलिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी के जो दरवाजे खिड़कियां एक जगह से, मतलब गट से ब्लड में, ब्लड से सेल्स में आने वाले जो डोर्स हैं, जो विंडोज हैं, उनको, उनकी इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो लाइक ब्यूटाइरेट बनाता है, जो कि ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूड है। बदले में ब्रेन क्या करता है, बदले में ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन देता है, जो कि हमें हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमारे न्यूरोमस्कुलर को कंट्रोल करता है, मतलब आपकी मसल को इस तरह से मेंटेन करता है ताकि जो स्टूल है वो मूव करे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, जिसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और म्यूकस सिक्रेशन करता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है। और ये सब क्यों हो रहा है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके हो रहा है। तो माइक्रोबियल गट ब्रेन एक्सिस जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी और गट के लिए, अलग अलग चीजों से बचने के लिए। ओके, एक और बात, स्लीप, नींद, नींद को हमारी गट हेल्थ कैसे इफेक्ट करती है ये समझते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं हमारा जो गट है ना, ठीक है, हमारा गट जो है बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल के लिए रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अगर हमारी अच्छी डाइट है और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है तो वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। और लेकिन अगर हमारा जो है डाइट कमजोर है, सोडा हम ज्यादा लेते हैं, क्लोरीन वाला पानी ज्यादा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको बेसिकली डिस्टर्ब करेगा, जो कि सेरोटोनिन जो है। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है ये समझिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने में मदद कर रहा है। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, सेरोटोनिन हार्मोन आपके दिमाग में जाता है, राइट, और दिमाग में जाके बेसिकली दिमाग को शांत करता है, कहता है कि सोने का टाइम हो गया,
दूसरा, ये हार्मोन कैसे चलता है? ये चलता है लाइट के अकॉर्डिंगली। जैसे ही आपकी आंखों को लगता है कि यार अंधेरा हो रहा है, आंखों के रिसेप्टर पे लाइट कम हो रही है, तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अंधेरा और ये, अब आजकल की लाइफस्टाइल कैसी है? दिन और रात का पता नहीं है, रात को भी काम करना है, दिन को भी काम करना है, सोने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो जो आंखों वाला काम है, जो आंखों को लाइट वाले रिसेप्टर्स हैं, उनकी फंक्शनिंग तो समवेयर डिस्टर्ब हो ही गई है। लेकिन माइक्रोबायोम वहां पे हमारे लिए एक बहुत हेल्दी अल्टरनेटिव निकल के आता है बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने के लिए। सेरोटोनिन हार्मोन मेलाटोनिन एक हार्मोन को बनाता है, दूसरे हार्मोन को, और वो हमारी बॉडी में जो रिदम है, नींद की स्लीप साइकिल है, उसको बनाने में मदद करता है। और अगर आप अच्छे से सोते हैं ना, तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है। नींद बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी मानसिक बीमारियों को बेसिकली, जो कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और इन सबको खत्म करने में बहुत हेल्पफुल। ठीक है। सो इस डिसबायोसिस को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस डिसबायोसिस को खत्म किया जा सकता है की यंग के साथ। की यंग आपकी बॉडी में उस चीज को मेंटेन करेगा। आपके लाइफस्टाइल का जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना लाइफस्टाइल में, पेस्टिसाइड वाला खाना लेके, एंटीबायोटिक्स लेके, स्लीप को डिस्टर्ब करके, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिस्टर्ब हो चुका है, उसको इंक्रीज करेगा आपका की यंग। सो फॉर हेल्दी लिविंग, it's my recommendation, it's Vita Scientica's प्रोडक्ट, Vita Scientica's रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की यंग, जो कि आपको बहुत सी बीमारियों में मदद करता है, जैसे कि इंडाइजेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, हाइपर एसिडिटी। और की यंग जो है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, डेवलप किया गया है इंडिया में, बहुत सालों की रिसर्च से बनाया गया हुआ है, केमिकली फ्री है और आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आज के लिए मैंने जस्ट ये 2 सिस्टम्स को इंक्लूड किया है। आने वाले टाइम में पहले एक बार मैं इसको दोबारा से हम आगे एक ट्रेनिंग में रिपीट करेंगे इन दोनों सिस्टम्स को, फिर नेक्स्ट 2 सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि ओवरडोज हो जाए। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा जानेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है आज के टॉपिक्स के बारे में, मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच सबीर जी। और मित्रों, अगर आप लोगों का आज का ट्रेनिंग सेशन में कहीं भी कुछ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो आप लोग रेज हैंड करें, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा, आप सबीर जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेज हैंड की हैं पी अमूल्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। आज का तो ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया लगा और कुछ नॉलेज भी मिला उसको प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए। मेरा एक छोटा सा सवाल था, ये जो हम लोग कहते हैं, 2 चीज पूछूंगा आपको मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग जैसे कि गर्म पानी में लेते हैं, उसको दूध के साथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप किसी भी चीज के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, जब भी आप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो होता क्या है कि उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में ज्यादा टाइम जल्दी हो जाता है। जो इफेक्ट आपका वैसे 30 मिनट में आना होता है, वो अपनी वर्किंग जो है थोड़ी फास्ट कर देता है गुनगुने पानी। बट दूध का साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। ओके। एंड दूसरा चीज ये है, तो जो हम लोग जो पेटेंट कहते हैं ना, सबको बोलते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है यूपीएस में, मतलब ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजल में लिखा हुआ है, ये है पेटेंटेड प्रोडक्ट एंड रिसर्च बेस्ड। तो उसका पेटेंट अगर हम लोग कहाँ मिलेगा? इसमें ऊपर तो कोई पेटेंट का नंबर गिवन नहीं है। बेसिकली पेटेंट जो है हमने फाइल किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो पेटेंट नंबर निकल के आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। ओके। और उसका मतलब लॉन्चिंग कब तक हो जाएगा तो कंपनी का? सर देखिए, जब भी हम पेटेंट कब तक हो जाएगा, यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, वो लॉन्चिंग कब होगा? क्या होगा लॉन्चिंग? ये सवाल इनके लिए नहीं सर, ठीक है। ये जस्ट ओनली आवर प्रोडक्ट, इसका जवाब हम लोग आपको दे देंगे। 50 डायरेक्टर्स पहले बनिए, उसके बाद 1 महीना का समय लगेगा,
हाँ, जी जी तो ताकि टिकट वगैरह रिजर्वेशन का भी बात है ना, तो ये सारे चीज हो जाए। इनको आप प्रोडक्ट रिलेटेड बात कीजिए, ठीक है। वो प्लान क्या है, कब क्या होगा, ये इनके लिए शेयर नहीं है। देखिए मैं एक्चुअली तो उस मित्रों चीज मैं के बीच टेबल में नहीं थोड़ा हूँ, रोक रहा हूँ। मैं उस चीज एक्चुअली के आज टेबल नहीं हूँ ना, जो ओके चीज सर, जिसका होता है उसी को ही आंसर करना बहुत बेहतर है, तो यस आप यस, अक्सर इस चीज के बारे मैं में आपको बताएं। अभी भी 100 पार्टिसिपेंट है। सर ने आज के ट्रेनिंग में बहुत अच्छे अच्छे बात बता रहे थे, जो माइक्रोबायोम के लिए हम लोग का शरीर में बायोटिन, विटामिन बी के, विटामिन B12, नियासिन, फोलिक एसिड, ये सारे मिलता है। मैं मित्रों आप लोग को एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। एक प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड का कमी से क्या खतरनाक चीज हो सकता है। हम लोग इसको तो अनदेखा करते हैं, माइक्रोबायोम का अरे वो जब होगा देखा जाएगा, ये वो आप लोग देखेंगे, शायद बंगाली में है, लेकिन जो बच्चा जन्म लिया उसका चेहरा देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। और वो उनका ब्रेन ही नहीं है वो बच्चे का, और वो हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड। मैं प्ले करता हूँ सर। আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে অদ্ভুত দর্শন সকালে শিশুটিকে দেখে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। চিকিৎসকরা বলছেন ফলিক অ্যাসিডের অভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। আরামবাগের একটি নার্সিংহোমে রবিবার রাতে খানাকুলের পোল গ্রামের এক গৃহবধূ সন্তান প্রসবের জন্য ভর্তি হন। সোমবার সকাল 10টা নাগাদ সিজার করে ডাক্তার অনিন্দ সুন্দর দাস সন্তান প্রসব করান। ওই গৃহবধূর এটি প্রথম সন্তান এবং তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। শিশুটিকে দেখার अच्छे से देखिए मित्र, ये है वो बच्चा जो वो माँ ने जन्म दिया, सिजेरियन बेबी है। और इस बच्चे का बताया जा रहा है फोलिक एसिड का कमी से इनका फिजिकल डेवलपमेंट इस तरीका का हो गया, और बताया जा रहा है इस बच्चे का ब्रेन ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो ये जो अनदेखा करते हैं ना, इसका कब क्या परिणति निकल के आएगा आप बोलिए, तो उसको देख के ही तो डर लग रहा है। माँ भी लेने के लिए इनकार कर रहा है। ये आरामबाग वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में आरामबाग बोल के है, वहां पर सिटी नर्सिंग होम में बच्चा जन्म लिया था, और फोलिक एसिड का कमी से इसका जो डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट। तो शरीर को जो चाहिए मित्र वो देने पड़ेगी, अदरवाइज कौन कहां से आपको विरोध करेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा, यू कांट इमेजिन। सो नेक्स्ट लक्ष्मी शाह जी ने रेज हैंड किए हैं। लक्ष्मी जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप बताएं। नमस्कार सर जी। नमस्कार लक्ष्मी जी। सर जी मेरा क्वेश्चन कोई खास नहीं था सर। एक पेशेंट था जिसको मैं प्रोडक्ट दिया था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम था, तो क्या उस पे ये काम करेगी सर कियोंग अपना? देखो सर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर मैं बात करता हूँ, प्रोस्टेट ऐसा है जो एक उम्र के बाद ड्यू टू आफ्टर 50s जो है, आफ्टर 50-55 जो है मेल्स में प्रोमिनेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का ये, क्योंकि अब इसको मैं, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक रोल हमारी बॉडी में है ना, वो विद टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है प्रोस्टेट में, या उसकी एनलार्जमेंट हो रही है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उस स्पेसिफिक इसके लिए आपको जो है एलोपैथिकली वो चीज लेना जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर उस पर आराम मिलता है वो अच्छी बात है। दूसरी अगर आप बात करते हो ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है वो जानना जरूरी है। ब्लड प्रेशर हमारी किडनीज के काम ना करने के कारण भी होता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण भी होता है, राइट, और स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण भी होता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों है, और एज रिलेटेड भी होता है, वो क्यों है? एज सर है आपका 28 साल का उम्र है लड़के का। ओके, 28 साल का उम्र है। और सर एक आदमी को मैं दिया था प्रोस्टेट में, तो अच्छा काम किया था, बट इसको मैं दिया हूँ अभी 2 दिन पहले मैं दिया हूँ, तो मैं बोला कि भाई 100% क्योर करेगा प्रोस्टेट में। देखिए लक्ष्मी जी, पहले हमें ये समझना है कि प्रोस्टेट की जो ये दिक्कत होती है ना, वो क्या है। प्रोस्टेट की दिक्कत ये होती है सर कि लेंस में जो पेशाब के रास्ता है ना सर, उसमें मांस भरने लगता है, जिसके कारण वो पेशाब जो है ना जोर लगाता है, तो ब्रेक लगता है उस पे। बिल्कुल लक्ष्मी जी, ऐसा करते हैं मैं अक्सर से आप नंबर लीजिएगा, कल दिन में हम इसमें अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, राइट, ठीक है सर जी। हाँ,
ओके सर जी, ओके। ठीक है लक्ष्मण, कल जरूर फोन कीजिए, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप अपने पर्सन जो पेशेंट है उनसे अच्छे से बात करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर, राइट सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। और लक्ष्मी जी, मैं तो आ ही रहा हूँ आपका बहुत बगल में, धनबाद में, और कल मेरा सुबह का ट्रेन है, मैं आ रहा हूँ आपका बोकारो स्टील सिटी में। अच्छा। कल दिन भर वहाँ रहेंगे, नाइट में भी बोकारो में ही रहेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे में धनबाद आ रहा हूँ। तो आपका तो कोडरमा से शायद बहुत नजदीक है ना? हाँ, कोडरमा से वही 150-200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर? जी सर, 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटा कौन सी बड़ी बात है, मैं कलकत्ता से उतना दूर जा रहा हूँ, तो आप 2 घंटा आके जरूर मिलिए। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। जिन्होंने रेज हैंड किए हैं सभी का जवाब सबीर जी ने बाखूबी दिए हैं और समझाने की कोशिश की इसका साइंस का पीछे। और आज का प्रोग्राम बेहद खूबसूरत लगा सभी को, मेरे ख्याल से हमें लगा तो सबको ही अच्छा लगेंगे। सो थैंक यू सबीर जी, बहुत अच्छा लगा ना। हाँ ओके, इस तरीके का नॉलेज ये 10% करके भी अगर रह गया ना तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये नॉलेज बहुत अच्छी है सर जी, फील्ड में काम करने के लिए सर, नॉलेज की बेसिक आवश्यकता है सर। राइट, सो थैंक यू लक्ष्मी शाह जी। और नाउ रेज हैंड किए हैं सुजीत हलदर जी रानाघाट से। सुजीत जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड वेरी इवनिंग गुड इवनिंग স্যার, আজকের প্রোগ্রাম খুব সুন্দর লেগেছে আমার কাছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু পাচ্ছি, নলেজ বাড়ছে। স্যার, যে কোশ্চেনটা আমার হলো, একজন ডায়ালিসিস পেশেন্ট আছে, ডায়ালিসিস চলছে সপ্তাহে 2 বার, সপ্তাহে 2 দিন ডায়ালিসিস করছেন। हेलो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सबीर जी। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम उनको बेहद अच्छा लगा, थैंक यू सो और मच। इस बात का बधाई दिया जो डे टू डे उन लोग को नॉलेज हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। सेकंड सवाल था उनका डायलिसिस पेशेंट हफ्ता में वीकली 2 बार हो रहा है, उनको देना है कि नहीं देना है? ना सर, मत दीजिए ना सर, उनको प्रोडक्ट दिया था मैंने जी, ठीक है। आज 10 डेज हो गया, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है ठीक है। लेकिन आज वो बोला जो उसके पैरों में दर्द हो रहा है, कोई वीकनेस लग रहा है, इसलिए सर देखिए मैं भी उनको एनर्जी लेवल मिल सकता है सर, मैं उनका साइंस आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए नहीं देना चाहिए। हम लोग का प्रोडक्ट 2 तरीके से काम करता है। पहले एक तरीका है वो आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही साथ शरीर में टॉक्सिन को भी जाने नहीं देता है। तो जब शरीर डिटॉक्सिफाई होगा, ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है यानी किडनी का फंक्शन फेलियर है, उसका ऊपर ना प्रेशर डालने चाहिए। और ये सब क्षेत्र में देखिए 1-2 तुक्का लग ही जाता है, जिसको मैं तुक्का बोलूंगा, लग ही सकता है, लेकिन अगर रिवर्स कुछ होता तो आपका ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा। इसलिए डायलिसिस पेशेंट्स को, लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को, एनी काइंड ऑफ सीरियस मेडिकल कंडीशन में हम लोग का प्रोडक्ट विदाउट एनी मतलब डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं कोई भी फिजिशियन तो वो उनका मसला है, लेकिन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। सबीर जी आपका क्या कहना है? देखिए सर, जो किडनीज होती है ना हमारे शरीर में, किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आज आप लोगों ने शुरुआत में भी देखा कि ये किडनीज 5 क्रूशियल ऑर्गन्स में से एक है। जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है किडनी। और अगर हमारी किडनी की फंक्शनिंग खराब है ना, तो देखिए जो हम खाएंगे ना, जो अगर हम ये भी ले रहे हैं तो यहाँ से जो एक्सक्रीशन होना है वो ऑब्वियसली उस पे पड़ेगा ही पड़ेगा किडनीज पे, ठीक है। तो किडनी फेलियर्स के कई केस में आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही उस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो ना जब भी डायलिसिस होती है तो प्रॉपर रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं, प्रॉपर आयंस का लेवल चेक किया जाता है ब्लड में, हर एक चीजों का लेवल चेक किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनकी मेडिकेशंस को एडजस्ट करते हैं डॉक्टर्स। सो अवॉइड कीजिए सर। बाकी देखिए एक होता है, जैसे सर ने कहा कि यार कोई पर्सन थका हारा है या कुछ कहीं से आराम नहीं मिल रहा है और वो फिर भी चाह रहा है, तो वो उस पर्सन को अपने उस पे लेना पड़ेगा, हाँ, रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम इतोश्री मैम उड़ीसा से। मैम योर क्वेश्चन। हेलो।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई एम सो मच हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो सेशन था, ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि आपने स्किन और हेयर के रिलेटेड बहुत सारे बात बताए जो कि मेरे बिजनेस में काम आ सकता है, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू ब्यूटी एंड ओल्डनेस इंडस्ट्री। तो रियली इट वाज ए फैंटास्टिक सेशन, बहुत अच्छा लगा, और आशा भी करते हैं आगे भी ऐसे ही भी आप मतलब अच्छे जानकारी लेते आएंगे, क्योंकि हम लोग को इतना पता नहीं रहता है, बस हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते, बट एक छोटी छोटी बात है ना, कभी कभी बिजनेस तो ठीक है, बट हेल्थ के अगर हम लोग जैसे अवेयरनेस के ऊपर अगर काम करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा सबके लिए। तो थैंक्स अगेन, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। लेकिन मैम सर का सब्जेक्ट बदलने के लिए आज मेरा हाथ है। मैं बोला सर मेरे मुंह से एक ही तरीके का तरकारी खाते हैं। सबीर जी आप एक्चुअली सबीर जी के पास इतना नॉलेज है, भंडार है। एक्चुअली एक दिन उनके साथ मेरा जूम में बातें हुई हैं, क्या क्या उन्होंने हम लोग के लिए रेडी कर रहे हैं। मैंने आज परसों दिन सबीर जी को फोन करके बोला सर अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग को दे दीजिए, उसी को घुमा घुमा के हम लोग लेते रहेंगे। तो आज आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत नॉलेज में उनका बहुत सारे उन्होंने ऑलरेडी इतना ये 3 महीने में इतना कुछ बनाया, तो आगे और क्या क्या बनाएंगे। तो मैंने सारे देखा उनका स्टॉक में क्या क्या बना हुआ है, वो भी मैं जानता हूँ और सबीर जी जानता है। तो मेरा आज स्पेशल रिक्वेस्ट है सबीर जी से, जैसा हम लोग का पहले ऑर्गन के साथ माइक्रोबायोम का क्या ये है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी सबसे अच्छा लग रहा है। जी हाँ, अच्छे नॉलेज। एक एक्ने एंड एक्ने इट्स ए कॉमन इश्यू, मतलब एक्ने जैसे किल मौत से एक छोटा सा किसी के भी घर में किसी के भी बंदे को हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो जानकारी है ना, लेकिन हम लोग को पता नहीं। जहां तक मुझे पता है कि एक्ने का प्रॉब्लम जो भी होता है वो हम लोग का ग्लैंड जैसे सेबाशियस ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होता है तब एक्ने होता है, तो हम लोग को जहाँ जानकारी है। बट ये एक अलग फैक्टर है कि एक्ने गॉड से भी रिलेटेड है, तो ये जानकारी हम लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। मैम देखिए, आपका जो स्पेशियस ग्लैंड की आप बात कर रहे हो, अब उसमें जो इन्फ्लामेशन हो रही है, उस इन्फ्लामेशन का ट्रिगर गट से आ रहा है। ओके ओके, जहां से फिर वो एक्ने बन रहा है। तो आपके पास जो नॉलेज है वो भी सही है, लेकिन उस चीज का जो कॉज है ना, वो कहाँ से है, दैट इज समवेयर फ्रॉम गट। यस एग्जैक्टली। अच्छा लगा सर, रियली अच्छा, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू सबीर जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। मित्रों, तो आज आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, क्योंकि हमें सोना है, भोर को 4 बजे उठना है। 6-5 का हाँ कुछ है और इनके आंसर्स कर लेते हैं सर। ओके ओके ओके, एक मिनट तो हो गया। अच्छा, मैं जो लोग हो गया मैं उनका हैंड पहले नीचे कर दूं तो समझ में आए। ओके, सृष्टि मंडल बंगाल से ही है, नाम से पता चल रहा है। सृष्टि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लेकिन उनका मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनका माइक्रोफोन नहीं है। तो महेश रॉय जी, वो चलिए महेश रॉय जी भी शायद चले गए। सृष्टि मंडल जी अपने अगर माइक्रोफोन लगाते तो मैं आपको अनम्यूट कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू। जिनको भी लग रहा है वो कल बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल पे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन सबीर जी। मैं कोई शब्द नहीं है, आज लाजवाब प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं कौन क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं पेन एंड डायरी लेके बैठा था। मित्रों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं सिर्फ सुनना ही नहीं, नोट डाउन करना है। बहुत सारी फटाफट टेक्नोलॉजी हो गया, स्क्रीनशॉट लिए वो मोबाइल में ही पड़ा था, नोट डाउन लीजिए। बहुत सारे बातें आज मेरा 1.5 पन्ना ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये जरूरी है उसका नोट डाउन करना। जब जिस दिन भी ट्रेनिंग होगा, किसी का भी ट्रेनिंग हो, एक शब्द आपका जिंदगी बदल सकता है। जैसे कि तस्वी मैम ने कहा, पेन एंड डायरी लेके जो 2 दिन ट्रेनिंग होता है, फ्राइडे एंड मंडे, इसको इम्पोर्टेंस खुद समझना, टीम को समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन सेकंड थैंक यू सबीर जी समय देने के लिए। मैं फटाफट सबको एक बार वेलकम कर लेती हूँ। सृष्टि मंडल जी मोस्ट वेलकम, युतश्री मैम मोस्ट वेलकम, और साथ ही साथ फरेज अली शेख मोस्ट वेलकम। आज का प्रोग्राम में पार्थो प्रतिमदे जी मोस्ट वेलकम, AK साहू जी मोस्ट वेलकम, अभिषेक कर्मकार जी मोस्ट वेलकम आज का एक प्रोग्राम में, अंसारी बबुआ जी मोस्ट वेलकम, एंड अरमान जी मोस्ट वेलकम, अरुण कुमार राउत जी मोस्ट वेलकम, अशोक टोपू जी मोस्ट वेलकम, आशीष मोहंती जी मोस्ट वेलकम, एंड विवेकानंद बेहरा जी मोस्ट वेलकम,
तरफदार जी मोस्ट वेलकम, विश्वजीत माझी मोस्ट वेलकम, चित्तरंजन बाबू मोस्ट वेलकम उड़ीसा से, एंड देवज्योति वर्धन जी मोस्ट वेलकम, देवदीप सिन्हा जी मोस्ट वेलकम, धनेश्वर रवानी जी मोस्ट वेलकम, दिव्येंदु दे मोस्ट वेलकम, दिलीप ठाकुर जी मोस्ट वेलकम, दीपक विश्वास जी मोस्ट वेलकम, दीपक हाजरा जी मोस्ट वेलकम, डॉक्टर शुभंकर चक्रवर्ती मोस्ट वेलकम, डॉक्टर अनिमेश मल्लिक जी मोस्ट वेलकम, फकीर मोहन महंता जी मोस्ट वेलकम, गोपाल मंडल जी मोस्ट वेलकम, गोपीनाथ जी मोस्ट वेलकम, एंड गौरांगो मिस्त्री जी मोस्ट वेलकम, गोविंद दास महान जी मोस्ट वेलकम, गुलाम रसूल आंसरी जी मोस्ट वेलकम, हैंडसम मोस्ट वेलकम, हकदा मोस्ट वेलकम, इना पॉल जी मोस्ट वेलकम, इतोश्री मैम मोस्ट वेलकम, एंड कमलेश जरिया से मोस्ट वेलकम, लक्ष्मी शाह जी मोस्ट वेलकम, महबूब अली मोल्ला जी मोस्ट वेलकम, एंड महेश राय जी मोस्ट वेलकम, मनोहर बेहला जी मोस्ट वेलकम, मुबीन विद्या जी मोस्ट वेलकम, मुनीरुल इस्लाम जी मोस्ट वेलकम, एमएस असलाम जी बिहार से मोस्ट वेलकम, नितेश समादार जी मोस्ट वेलकम, पी अमूल्य बाबू मोस्ट वेलकम, प्रवीर पॉल जी मोस्ट वेलकम, प्रशांत नस्कर जी मोस्ट वेलकम, प्रतीक कस्टार मोस्ट वेलकम, रविंद्रनाथ दास मोस्ट वेलकम, राजाराम जी मोस्ट वेलकम, राजेश एन मोरे मुंबई से मोस्ट वेलकम, राजीव बनर्जी जी मोस्ट वेलकम, साथ ही साथ राकेश बरमैया जी मोस्ट वेलकम, मिस्टर राम मोस्ट वेलकम, रिजवान शाहिद मोस्ट वेलकम, एस के सिंह जी मोस्ट वेलकम, सायरी जी मोस्ट वेलकम, शिव राजपूत जी मोस्ट वेलकम, सिल्विया अख्तर जी मोस्ट वेलकम, शेख सिराजुल इस्लाम इंडिया से, हम सभी इंडिया से है, आपको भी मोस्ट वेलकम, एंड साथ ही साथ स्मृति रंजन परिदा जी आपको भी मोस्ट वेलकम, सुबीर जी मोस्ट वेलकम, सुब्रत सिकदर जी आज नाम ही खत्म नहीं हो रहा है मोस्ट वेलकम, सुदीप चंदा जी मोस्ट वेलकम, सुशील सेन जी मोस्ट वेलकम, सपन नायक जी मोस्ट वेलकम, वासिम बादशाह जी मोस्ट वेलकम, जाफर इमाम जी मोस्ट वेलकम, एंड अल्पोना बरीक जी मोस्ट वेलकम, डॉक्टर शुभंकर चक्रवर्ती आपको भी मोस्ट वेलकम। मित्रों, अगर किसी का नाम मैंने मिस कर दिए हैं तो बुरा मत मानिए, उनको भी वेलकम। तो आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। सभी को शुक्रिया गुजार हूँ सभी का, बहुत अच्छे काम बन रहे हैं। आगे देखिए, अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई ठीक से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।